आप सभी भारतवंशी देशभक्तों को नवल किशोर का सादर प्रणाम। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी पिछले कुछ समय से भारत में सबसे महत्वपूर्ण दो मुद्दे रहे हैं। एक तो कोरोना वायरस का संक्रमण और दूसरा लद्दाख LAC पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच में लगातार बढ़ता हुआ तनाव। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है। लेकिन इसके लिए हम जो देशभक्त हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम सरकार की एडवाइजरी को मानेंगे, कोरोना वायरस पर हमारा नियंत्रण उतना ही मजबूत होता जाएगा। अर्थात जब तक बहुत ज़रूरी ना हो बाहर ना निकलें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें कम से कम 2 मीटर का, हाथ में लगातार आधे घंटे 1 घंटे 20 मिनट पे जब भी हो मोस्ट फ्रिक्वेंटली साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क लगाते रहें, हो सके तो ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। कोरोना वायरस पर नियंत्रण हो जाएगा। स्थिति अभी भयावह जरूर लग रही है, लेकिन बहुत सारे देशों की तुलना में हम देखें तो भारत में स्थिति काफ़ी नियंत्रण में है। दूसरा मुद्दा है हमारा जो LAC पर तनाव है चीन के साथ। ये जो तनाव है हमारे लिए खुशी की बात है, यह खुशी का तनाव है। इससे हम बहुत कुछ अचीव करने जा रहे हैं। आश्चर्य हो सकता है आप लोगों को यह सुन करके, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश के कुछ महान नेताओं ने अखंड भारत की जो संकल्पना कर रखी है उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ रहे हैं इस तनाव के द्वारा। आपको याद होगा कि 2015 में यानी सत्ता में आने के कुछ महीनों बाद ही मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A इन दोनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया था। लोकसभा में पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा में कुछ स्वार्थी तत्वों के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया था। लेकिन बीजेपी की स्थिति लगातार इम्प्रूव होती रही और 2019 में जब दूसरी बार सरकार बनी तो राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को पास करा लेने के लिए बीजेपी ने कई तरह के उपाय किए और ये 370 और 35A दोनों कैंसिल हो गए। कहने का मतलब ये कि ये जो आर्टिकल 370 और 35A पास कराया गया, उसके बाद जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, यानी कि उस पर भारत की सरकार के अधीन वो टेरिटरी रहेगा। और इधर जम्मू एंड कश्मीर है जो अभी यूनियन टेरिटरी के तौर पर ही है, लेकिन बाद में इसमें विधानसभा वगैरह बना करके कुछ दिल्ली का जिस रंग का स्टेटहुड है वैसा स्टेटहुड वहाँ पर लागू किया जाए। लेकिन सवाल ये कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, सरकार ने ऐसा क्यों किया? बेसिक बात है कि जो अखंड भारत का हमारा लक्ष्य है उसमें सबसे पहले हमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें कि गिलगिट और बल्टिस्तान भी शामिल है, उसको अपने कब्जे में लाना है। और चीन ने 1950 से लेकर के 1962 तक भारत की जिस ज़मीन पर कब्जा कर लिया था उस ज़मीन को भी छुड़ा करके फिर से भारत में लाना है। यानी कि जो अक्षाई चीन है, अक्षाई चीन को फिर से भारत में लाना है। सुनने में अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन वास्तविकता ये कि जो शुरुआती भारतीय नेतृत्व रहा वह थोड़ा कमज़ोर था, अंदर से कमज़ोर था और
डरता था वो। तो चीन से डर गया था, खासकर वो जो माओ से तुंग की सरकार बनी, और जिस ढंग से माओ से तुंग ने पूरे चीन पर खून बहा करके बहुत सारे लोगों को, करोड़ों लोगों को मार करके उस पर अपना अधिकार जमाया, उससे उस समय का जो भारतीय नेतृत्व था थोड़ा डरा हुआ था। नतीजा हुआ कि उसने 1950 में कुछ ज़मीन कब्जा कर दिया, छोड़ दिया, फिर आगे कुछ ज़मीन कब्जा कर दिया, छोड़ दिया, छोड़ो, इससे लड़ना नहीं है, ये हमसे ज़्यादा मजबूत है, डरा हुआ रहा नेतृत्व। और 1962 में तो ऐसी की तैसी हो गई इस नेतृत्व की, और वह नेतृत्व आगे भी देश की जनता को डरा कर रखा कि चाइना हमसे बहुत मजबूत है, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। ये जो मोदी सरकार आई, ये पहले से इसकी प्लानिंग थी। सरकार बनने के तुरंत बाद इसने इस पर काम करना शुरू किया। एक तरफ तो इसने पार्लियामेंट में चाहा कि पहले जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसमें कुछ तब्दीली लानी है, आर्टिकल 370, 35 को हटा करके, और दूसरी तरफ इसने अपने आर्मी को, अपने एयरफोर्स को, नेवी को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से खड़ा करने का प्रयास किया। 2-2.5 साल के भीतर ही यहाँ की जो मिलिट्री है, भारत की मिलिट्री, वो एक मजबूत मिलिट्री के तौर पर खड़ी हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप आज से लगभग 3 साल पहले बिपिन रावत ने कहा था, जो उस समय जनरल थे, कि भारत की सेना 2 नहीं 2.5 मोर्चे पर एक साथ लड़ाई करने के लिए तैयारी कर चुकी है। यानी मिलिट्री साइड से मजबूत हो गए थे। अब हुआ क्या कि जब हमने ये लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर के पार्ट को अलग कर दिया, तब ये हमारे लिए रणनीति तौर पर दोनों पार्ट्स को मजबूत करने का मौका मिल गया। कैसे? तो जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका मामला पीओके के साथ जोड़ दिया गया, और लद्दाख का मामला अक्साई चीन के साथ जोड़ दिया गया। यानी अब पीओके वगैरह की जो बात है उसमें हम सिर्फ पाकिस्तान से जूझ रहे हैं, और लद्दाख के मामले में जो अक्साई चीन है हमारे लद्दाख का पार्ट है, तो उस मामले में हम चाइना से जुड़ेंगे, चाइना से भिड़ेंगे। ये रणनीति थी हमारी। अब हुआ क्या कि आपने देखा कि 5 अगस्त को ये बिल लाया गया लोकसभा में, 6 अगस्त को राज्यसभा में, और 7 अगस्त को राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो गया। तो एक रणनीतिक जीत हमने हासिल कर ली, खासकर उन लोगों के विरुद्ध जो लोग भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन वो काम करते हैं चाइना के लिए, काम करते हैं पाकिस्तान के लिए। क्यों करते हैं? इस पर जाने से बेहतर है कि हम ये सोचें कि उन लोगों ने इसका विरोध किया। इसके लिए सीएए का विरोध भी, जो देश विरोधी लोग हैं, सीएए का विरोध उनकी एक रणनीति थी। दंगे वगैरह भी कराया गया दिल्ली में, जिसको पूरी इंडिया में कराने का उन लोगों का विचार था, उन लोगों की मंशा थी, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। तो चलिए अब हम क्या देखते हैं कि अभी से लगभग 3 महीना पहले पाकिस्तान के कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ तुम गिलगिट बल्तिस्तान में इलेक्शन करा सकते हो। ये न्यूज़ आते ही भारत की सरकार ने सीधे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुला करके लिखित रूप में उसको कहा कि गिलगिट बल्तिस्तान खाली कर। गिलगिट बल्तिस्तान खाली करने के लिए कहा गया पाकिस्तान को, लेकिन बेसिकली यह ललकार, चुनौती थी चाइना के खिलाफ। ये चाइना को ललकारा गया था, चाइना को चुनौती दी गई थी, क्योंकि चाइना का जो अति महत्वाकांक्षी खरबों डॉलर के निवेश वाला जो CPEC है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो गिलगिट बल्तिस्तान से होकर के गुजरता है। पाकिस्तान को कुछ खास उसमें फ़ायदा नहीं था।
तो ये बेसिकली चाइना को ललकारा गया था, पाकिस्तान को कह करके, और पूरे ये सारा कुछ प्लान्ड वे में हो रहा था। अखंड भारत के लिए जो पीओके को फिर से वापस लेना है, अक्साई चीन को फिर से वापस लेना है पहले कदम के तौर पर, तो उसी का ये प्लान्ड वे में काम हुआ था। कहा गया कि तुम जल्दी खाली करो। ये और बात है कि कुछ दिनों के बाद यूएन ने भी पाकिस्तान को रोक दिया कि तुम वहाँ इलेक्शन नहीं करा सकते, कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि वो विवादित जगह। ये जो ललकार दी गई थी वो इसलिए ताकि चाइना बौखला करके लद्दाख की सीमा पे आए अपनी आर्मी लेकर। इससे इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ कि जब चाइना ने ऐसा किया तो इंडिया ने भी अपनी भरपूर सेना लद्दाख सीमा पर भेज दी आत्मरक्षा के पर्पस से। अब जो भारत की सेना लद्दाख की सीमा पर पहुंच गई है आत्मरक्षा के ख्याल से, वो वहीं पर अब जमी रहेगी, वहाँ से पीछे हटने की बात नहीं है, बल्कि वहाँ पर और भी भरपूर तैयारियाँ हो रही हैं, एयर स्ट्रिप्स बन रहे हैं। जो कश्मीर है वहाँ भी एक एयर स्ट्रिप बन रहा है 3 किलोमीटर लंबा, और वहाँ पर टैंक जमा कर दिए गए, कई तरह के तोप जमा कर दिए गए, जो चिनूक हेलीकॉप्टर है वो वहाँ पर जमा कर दिया गया, कई तरह के मिसाइल जमा कर दिए गए। मतलब लद्दाख बॉर्डर जो है जहाँ जिसमें चाइना से विवाद है, वहाँ पर भारत ने अपनी भरपूर सेना भर दी है। सरकार ये नहीं कह सकती, लेकिन हमारे जैसे लोग ये कह सकते हैं कि चीन की सेना जितनी है वहाँ लद्दाख बॉर्डर पे, वहाँ से लगभग दोगुनी सेना भारत की जमा है। कश्मीर ऐसा करने के पीछे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? तो अब है क्या कि हमारी सेना वहाँ डट गई। अब चाइना को सीपीईसी कॉरिडोर पर मूव करने में डर लगे, क्योंकि वहाँ पर भारत की सेना मौजूद है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर। तो सीपीईसी जो रोड है, जो कॉरिडोर है, वो तो बहुत जल्दी अब कट ऑफ होने जा रहा है। अब अगर चाइना को पाकिस्तान जाना है तो रोड से नहीं जा सकता, अब तो उसको बाई एयर ही जाना पड़ेगा। यानी सीपीईसी जो भारत के लिए खतरा था, जिसका भारत ने लगातार विरोध किया है, उसको भारत काटने जा रहा है और चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार सीपीईसी कट जाएगा तो पीओके गिलगिट बल्टिस्तान, इसको इंडिया के लिए ले लेना बहुत आसान है। अब अक्साई चीन की बात आती है। भारत कई मामले में चाइना की सेना से काफ़ी मजबूत है। सबसे पहली बात कि चाइना के जो सैनिक हैं वो मर्सेनरी हैं, वो खरीदे हुए हैं, उनमें कोई राष्ट्रवाद नहीं है, देश के लिए मर मिटने की कोई जो जज्बा होता है, जो जोश होता है, वो बिल्कुल नहीं। वो एक तरह से ऐसी बकरी की तरह उसके सैनिक हैं जिनका गला दबा करके एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। वो लड़ना नहीं चाहते, उनमें वो ताकत नहीं है, वो उनमें साहस नहीं। तो इसके बेसिस पर बहुत जल्दी जैसे ही पीओके हमारे पास आएगा, भारत की सेना अक्साई चीन को कब्जे में लेगी और तिब्बत को फ्री कराएगी, और फिर से दलाई लामा वहाँ स्थापित होने जा रहे हैं। लगेगा कि चाइना इतना पावरफुल है, अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, इंडिया कैसे उसको हरा देगा। तो आप लोगों को शायद मालूम होगा, इंडिया के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिसकी काट दुनिया के किसी भी देश में नहीं। सबसे पहले तो काली, जो काली वीपन है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और रेज जो भी कहें आप, उनका मैक्सिमम हाईली कंसंट्रेटेड इक्विपमेंट है, जो जब चाहे तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाईली कंसंट्रेटेड रेडिएशंस को किसी भी जगह पर छोड़ देगा और जहाँ जाएगा वहीं पर जला करके राख कर देगा। उसके सामने जो कुछ भी आएगा सब कुछ राख हो जाएगा। तो और ये वीपन दुनिया में और किसी के पास नहीं, बल्कि इसका बहुत छोटा सा रूप कह सकते हैं अमेरिका के पास है, जो लेयर वीपन है। लेकिन अगर लेयर वीपन को हम चूहा माने तो भारत का जो काली है वह बेसिकली शेर है। इसके अलावा सूर्या मिसाइल है, अग्नि 6 मिसाइल है,
ये दोनों मिसाइल इतने पावरफुल हैं कि अमेरिका जैसा कंट्री भी इसको नहीं रोक सकता। उसका थर्ड सिस्टम है जो किसी भी मिसाइल को रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो इंडिया के सॉरी मिसाइल और 6 मिसाइल को नहीं रोक सकता। तो इन दोनों मिसाइलों के चक्कर में चाइना पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा, और अगर काली विपन का इस्तेमाल करें तो कुछ सेकंड में चाइना ख़त्म हो जाएगा, या दुनिया का कोई भी कंट्री ख़त्म हो सकता है। इसलिए मिलिटरीली इंडिया बहुत पावरफुल है, लेकिन इंडिया अपने आप को विलेन के तौर पर साबित नहीं करना चाहता है। जो हमारा काली है वो एटम बम का भी, माने एटम बम से बहुत एडवांस है। एटम बम से बहुत सारे रेडिएशंस हो सकते हैं जो सैकड़ों साल तक रह सकते हैं, लेकिन जो काली विपन है वो 1 सेकंड में अपना काम कर देगा, सब कुछ को राख कर देगा, और उसका कोई बुरा असर आसपास में नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर भी उसको इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ घास, जितने भी एनिमल्स हैं, छोटे बड़े, चींटी, वायरस में बैक्टीरिया, कुछ भी, और जो भी एनिमल्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं, सब जलकर राख हो जाएंगे। यहाँ तक कि पहाड़ भी राख हो जाएंगे। अगर कहीं पर पहाड़ है और उस जगह पर काली का प्रहार हो तो वो पहाड़ भी राख हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मिलिटरीली इंडिया बहुत स्ट्रांग है, इसलिए अक्साई चीन जब चाहे तब ये ले सकता है, लेकिन विलेन के तौर पर दुनिया में अपने आप को नहीं रखना चाहता। अभी भी जो लद्दाख पे ये तनाव चला है, इसमें जब चाहता इंडिया बुरी तरह ध्वस्त कर देता चाइना को लद्दाख बॉर्डर पे, लेकिन वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था कि पहली गोली चाइना की तरफ से चले, ताकि हम दुनिया को कह सकें कि आत्मरक्षा में हमने चाइना को नष्ट किया है और उसका अक्साई चीन लिया है। तिब्बत एक बहुत बड़ा मामला, उस पर अमेरिका भी उसको फ्री करना चाहता है। इंडिया का भी इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है कि तिब्बत चाइना से अलग हो जाए, ताकि चाइना के एक बहुत बड़ा जो हमारा बाउंड्री उससे मिलता है, वो बाउंड्री हमारा काफ़ी छोटा हो जाए। एक और भी फ़ायदा हुआ इस तनाव से, क्यों खुशी का तनाव है कि इंडिया ने आत्मरक्षा के बहाने पूरे उत्तराखंड से लेकर के, यानी हम अगर वहाँ से लद्दाख से चलें, लद्दाख हिमाचल का बॉर्डर, उत्तराखंड का बॉर्डर, आगे बढ़ते जाएं तो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक इंडिया ने अपने सैनिक भेज दिए हैं। सब जगह चिनूक हेलीकॉप्टर वगैरह तक भी उतार दिए गए हैं। जो हमारा हरकुलिस है उसका भी मूवमेंट है, और सब पूरी जो सीमा है कंप्लीटली सुरक्षित हो चुकी है। हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस साइड से चाहें उस साइड से चीन पर आक्रमण कर सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, चीन के घमंड को चूर चूर कर सकते हैं। इसलिए ये जो लद्दाख पर हमारा तनाव है, अब भले ही कुछ लोगों ने कहा कि वो तो काफ़ी आगे तक बढ़ गया, हमारी ज़मीन ले ली, हमारी ज़मीन छीन ली, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बफर जोन है बीच का, उसमें वो बढ़ाया था। और जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब हरिंदर सिंह जी शनिवार को जो गए थे उनसे बात करने के लिए चाइना के कमांडर से, तो इन्होंने 2 टुक में कह दिया कि बिल्कुल उस जगह पे चले जाओ जहाँ पर तुम 30 अप्रैल तक थे। इसके बेसिस पर इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और आज आप लोगों ने सुना होगा, सुबह सुबह चाइना के 6 हेलीकॉप्टर LAC की तरफ आ गए थे, और यहाँ से जो भारत के सुखोई वगैरह हैं, मिराज हैं, ये उड़े। इनको देखते ही वो चाइना के जो हेलीकॉप्टर थे वो सब भागे बहुत तेज़ी से। और शाम में आप लोगों को ये भी खबर मिल गई होगी कि हरिंदर सिंह ने जिस ढंग से चाइना के कमांडर को कमांड किया था कि तुम अपनी सैनिक लेकर के पीछे हटो, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, तो आज 2.5 किलोमीटर चाइना के सैनिक पीछे लौट गए हैं। उनके सारे टैंक, हेलीकॉप्टर और जो भी तोप है, जो भी सैनिक हैं, सब के सब पीछे 2.5 किलोमीटर हट गए हैं। अगले 2-3 दिनों में ये लोग 30 अप्रैल वाले पोजीशन में चले जाएंगे। चाइना ने यहाँ पे थोड़ी सी बुद्धिमानी कर ली, अपना सर झुका करके, कि सर कटाने से बेहतर है कि सर झुका करके पीछे निपट लें। यहाँ पर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी,
उन्होंने कहा था ना कि भारत का मस्तक झुकने नहीं देंगे, तो आज शाम में यह भी प्रूव हो गया कि भारत का मस्तक वैसा ही तना हुआ है, इसकी छाती वैसे ही फुली हुई है, सीना वैसे ही फुला हुआ है, और चीन के सैनिक वापस जा रहे हैं। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। आप लोग निश्चिंत रहें, देश सुरक्षित है और अखंड भारत का सपना पूरा होने जा रहा है, बहुत जल्दी पूरा होने जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।